हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेवलेंथ सिलेक्टर्स पे। ठीक है, ये वेवलेंथ सिलेक्टर्स का मतलब जहाँ से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मिल सकती है, यानी मैं बोलूँगा मोनोक्रोमेटर्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, लेकिन मैंने वेवलेंथ सिलेक्टर्स क्यों लिखा है इसका मैं बताऊँगा, मतलब बताऊँगा। तो वेवलेंथ सिलेक्टर्स से हमें क्या निकालना है एक्चुअली, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यह लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो रहती है पॉलीक्रोमेटिक। क्या रहती है? पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक मतलब जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स रहती है। जैसे अगर मैं वाइट लाइट की बात करूं, वाइट लाइट 7 कलर्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, विबग्योर का। अब मैं बोलूँगा इसको ये मल्टी कलर्ड है। वाइट लाइट इज एक्चुअली मल्टी कलर्ड लाइट। तो मैं कलर को हम बोलते हैं ऐसे क्रोम, और मैनी को यानी मल्टी को बोलते हैं पॉली। तो पॉलीक्रोमेटिक का मतलब रहता है मल्टी कलर्ड। अगर उसमें से हम एक वेवलेंथ सिलेक्ट करते हैं मल्टी कलर्ड में से, वाइट लाइट में से अगर मैं एक वेवलेंथ सिलेक्ट करूंगा तो मैं उसको बोल सकता हूं कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्लियर? यानी वन कलर्ड, मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन्स कलर, वन कलर्ड लाइट। राइट? अब यहाँ पे देखो, ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर्स है ना, जहाँ पे हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं, यानी जहाँ पे हम मैनी कलर से सिर्फ एक कलर सिलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ सिलेक्टर। तो हमारे पास में ये दो तरह के रहते हैं, एक रहता है फिल्टर्स और दूसरा रहता है मोनोक्रोमेटर्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फिल्टर्स में हमारे पास में दो तरह के फिल्टर रहते हैं। एक को मैं बोलूँगा जिलेटिन फिल्टर्स, जिलेटिन, और दूसरा को बोलूँगा मैं सिंटर्ड गिलास, सिंटर्ड गिलास। देखो इसका क्या काम रहता है। ये जो फिल्टर्स है ना, ये एक्चुअली जिलेटिन में क्या करते हैं, हम लेते हैं जिलेटिन। ठीक, उस जिलेटिन में हम कोई डाई मिला देते हैं, डाई। ठीक, और उसको दो गिलास स्लैब्स के बीच में रखते हैं, पैक करके रखते हैं। ठीक है, ये मान लो बीच में जो ब्लैक लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ये जिलेटिन है। इसके ऊपर मैंने डाई लगा दिया, कलर्ड डाई, ऑर्गेनिक डाई, ऑर्गेनिक कोई पर्टिकुलर कलर का, और यहाँ पे बाहर से मैंने लगा दी दो गिलास स्लैब्स। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम इसके थ्रू लाइट पास करेंगे, ठीक, ये किसी पर्टिकुलर कलर को अलो करेगा यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक, यानी ये बाकी लाइट्स को फिल्टर करता है, रोक देता है, एक कलर को यहाँ जाने देता है। तब मैं बोल सकता हूँ इसको कि ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। लेकिन मैं इसको बोलूँगा जिलेटिन फिल्टर, क्योंकि मैंने जिलेटिन में डाई मिला दी ताकि हमें एक पर्टिकुलर कलर मिल जाए। और दूसरा जो है, दूसरा फिल्टर, उसको मैं बोलूँगा सिंटर्ड गिलास। इसमें क्या करते हैं हम, या तो गिलास के ऊपर पॉलिश करते हैं, पॉलिश, गिलास के ऊपर किसी कलर का पॉलिश करते हैं, या फिर जब गिलास बनाते हैं तो गिलास के बनाते ही समय उसके अंदर इसके कंपोजिशन में ही हम कोई कलर मिला देते हैं, कोई ऐसा मटेरियल मिला देते हैं ताकि ये कलर्ड बन जाए। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का गिलास बन जाए। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखो, ये जो है ना, ये फिल्टर्स, ये हम यूज़ करते हैं कलरीमीटर्स में, कलरीमीटर्स, जहाँ पे हमें ज़्यादा वेवलेंथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ, 2-3 वेवलेंथ से ही काम चला देते हैं। ठीक है, 2-3 लाइट से काम चला देते हैं। ये हो गया फिल्टर। समझ में आया ना? फिल्टर का काम क्या है, यहाँ से जो लाइट आती है उसमें से बाकी को रोकना, एक को अलो करना, ये काम है फिल्टर का। दूसरा जो मैंने कहा वो है मोनोक्रोमेटर्स। मोनोक्रोमेटर्स एक्चुअली ये एक पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप जो हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। तो ये जो सेटअप है, ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक रहता है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, यानी जिसमें हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रहता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, यानी जहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये क्या है, लेकिन ये समझने के लिए सबसे पहले बताऊँगा मैं आपको कि मोनोक्रोमेटर असल में किसको कहते हैं हम। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटर एक्चुअली पूरा एक सेटअप है, पूरा सेटअप बॉक्स। ठीक, ये पूरा सेटअप है। देखो इस सेटअप में क्या क्या रहता है। सबसे पहले जो लाइट आती है, लाइट को हम एंटर कराते हैं एक लाइट टाइट बॉक्स, मैं बोलूँगा इसको लाइट टाइट बॉक्स, यानी एक ऐसा बॉक्स है जिसमें यहाँ से कोई लाइट नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी एंट्रेंस रहती है, वहाँ से हम एलो करते हैं लाइट को। ठीक, इस एंट्री के साथ में यहाँ पे रहता है स्लिट, एक छोटा सा होल जो एक नैरो बीम को एलो करता है। ठीक, ये नैरो बीम पड़ती है थ्रू दिस स्लिट, इसको बोलूँगा मैं एंट्रेंस स्लिट। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया एंट्रेंस। यहाँ से जो लाइट निकलती है ये एक प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, एक प्रिज्म के थ्रू, या मैं इसको गिलास बोलूँगा, इसके सॉरी प्रिज्म नहीं, लेंस, सॉरी लेंस। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कोलिमेटिंग लेंस, कोलिमेटिंग लेंस, कोलिमेटिंग यानी जो फोकस करता है वो लेंस, जो इस लाइट को किसी चीज़ पे फोकस कर दे। यहाँ से निकलने के बाद में यहाँ पे पड़ता है ये प्रिज्म के ऊपर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी। तो यहाँ पे प्रिज्म रखा है मैंने, तो ये प्रिज्म बताता हूँ। पहले मैं प्रिज्म की बात करूँगा। इस पे पड़ गया या तो प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा कॉलिमेटिंग लेंस रहता है जो इस लाइट को फोकस कराते हैं ना, यहाँ से जो लाइट निकलती है उसमें से किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को इधर फोकस करा देता है इस स्लिट के थ्रू। ये जो स्लिट है ना, ये स्लिट मान लीजिए ऐसे लाइट निकलती है, ऐसे लाइट निकलती है, ये स्लिट इस लाइट को सपोज एलो करता है, बाकियों को रोक देता है। तो आप इस स्लिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी अगर आपको ये वेवलेंथ सेलेक्ट करनी है, आप इस स्लिट को इधर लेके आओ, ये सिलेक्ट करो, या फिर इस कॉलिमेटिंग लेंस से इसके ऊपर ये वाली लाइट फोकस कराओ, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलूँगा मैं ये एग्जिट स्लिट है। समझ में आया? यहाँ से जो लाइट निकलती है वन वेवलेंथ लाइट, वो पड़ती है सैंपल पे। किस पे? सैंपल पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रिज्म क्या करता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करती है। जो ही लाइट इस प्रिज्म के थ्रू पास होती है, मतलब यहाँ पे प्रिज्म में डिस्कस करूँगा पहले, उसके बाद में बताऊँगा। तो ये पूरा सेटअप बॉक्स समझ में आया? तो ये पूरा जो सेटअप है ये है मोनोक्रोमेटर, पहले ये समझो। अब इसमें प्रिज्म का काम क्या है, देखो। प्रिज्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, ये लाइट पड़ गई, तो ये प्रिज्म इस लाइट को, ये जो लाइट आ रही है इसको ये डिस्पर्स करता है। क्या करता है? डिस्पर्स। सपोज हमारे पास में 3 वेवलेंथ्स हैं, एक है रेड, ठीक है, ऑरेंज, और एक है सपोज ग्रीन, ठीक है, येलो बोलूँगा, ग्रीन बोलूँगा मैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो रेड है ये ऐसे निकलेगा, ये थोड़ा बेंड होगा, ये और बेंड होगा, इससे यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है, यानी ये जो लाइट है ये फैल जाती है और ये अलग अलग हो जाती है, अलग अलग, यानी ये वेवलेंथ अलग, ये कलर अलग, ये कलर अलग। जिस तरह आपने रेनबो में देखा होगा, रेनबो में क्या होता है, रेनबो में लाइट जब उस रेनबो के थ्रू यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाती है तो वहाँ पे आपको 7 कलर्स दिखते हैं। वैसे प्रिज्म भी इस वाइट लाइट को अलग कर देता है। हालांकि यहाँ पे ये वाइट लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये रेड को अलग कर देगा, ऑरेंज को अलग कर देगा, ग्रीन को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि इन कलर्स की, इन लाइट्स की जो वेवलेंथ है वो एक जैसी नहीं रहती। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है वो कम डिस्पर्स होता है, समझ में आना, और जिसकी वेवलेंथ कम रहती है वो ज़्यादा डिस्पर्स होता है। तो ये है प्रिज्म, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रिज्म। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रहता है।
प्रिज्म रह सकता है या ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रह सकती है। इसको मैं बोल सकता हूँ और एक नाम डिस्पर्सिंग एलिमेंट, डिस्पर्सिंग एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। तो अब यहाँ पे मैं आपको प्रिज्म बताऊंगा, प्रिज्म क्या काम करता है और किस तरह रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो प्रिज्म रहते हैं, प्रिज्म ये हमारे पास दो तरह के रहते हैं। कितनी तरह के प्रिज्म रहते हैं हमारे पास? दो तरह के। एक रहता है 60 डिग्री कोर्नु प्रिज्म बोलते हैं, सो कोर्नु प्रिज्म। दूसरा रहता है 30 डिग्री लिट्रो प्रिज्म, लिट्रो प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। और दोनों प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्म का जो मटेरियल है, प्रिज्म का मटेरियल और इसका जो एंगल है, एंगल 30 डिग्री में बताता हूँ क्या होता है और 60 डिग्री बताता हूँ। इसका जो एपिकल एंगल है, एपिकल एंगल बोलते हैं इसको, एपिकल एंगल। एपिकल एंगल का मतलब रहता है ये देखो, एक प्रिज्म है ऐसा, तो इसका ये जो एंगल है ना, इसको बोलते हैं एपिकल एंगल। और दूसरा प्रिज्म है ऐसा, ये इसको मैं बोल सकता हूँ ये सपोज 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसका एपिकल एंगल कम है, इसका एपिकल एंगल ज़्यादा है। तो जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन या जो डिस्पर्शन है, वो डिपेंड करता है इस प्रिज्म के मटेरियल पे, यानी ये किस चीज़ का बना हुआ है, और दूसरा डिपेंड करता है ये एपिकल एंगल पे। समझ में आया ना। और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये वाला माना जाता है ज़्यादा अच्छा प्रिज्म। ठीक, समझ में आया ना। ये प्रेफर किया जाता है 30 डिग्री लिट्रो प्रिज्म। समझ में आया। अब आपको मालूम है इसके थ्रू जब लाइट जाती है, लाइट जब जाती है इसके थ्रू, तो कोई कम बेंड होता है तो कोई ज़्यादा बेंड होता है। अब यानी ये जो एंगल चेंज होता है यहाँ पे, या मैं बताऊंगा बेंडिंग, या बोलूँगा मैं डिस्पर्शन। दिस डिस्पर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डिस्पर्शन कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम उसका डिस्पर्शन ज़्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं रेड और ग्रीन में ज़्यादा डिस्पर्शन किसका होगा, तो आप बोलेंगे कि ग्रीन का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा, रेड का डिस्पर्शन कम होगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम देखते हैं ये जो प्रिज्म्स हैं ये कौन सी रेंज के लिए किस मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं अल्ट्रावायलेट की बात करूं, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए जो हम प्रिज्म लगाते हैं वो जनरली रहता है कॉर्ड्स का। किसका रहता है? कॉर्ड्स, या फिर फ्यूज सिलिका रहता है, फ्यूज्ड सिलिका। ठीक है, समझ में आया। फ्यूज्ड सिलिका या इसका कॉर्ड्स का प्रिज्म लगाते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए। अगर हमें यही प्रिज्म विजिबल रेंज में यूज़ करना हो तो हम सिंपली लेते हैं गिलास प्रिज्म। किसका? गिलास का, राइट। क्लियर आ रहा? हाँ, अब आ रहा क्लियर। अब ये इसका विजिबल रीजन के लगाते हैं हम गिलास का प्रिज्म। ये याद रहेगा ना, ये बहुत सिंपल है। अब अगर हमें वैक्यूम अल्ट्रावायलेट, याद रखना यहाँ पे वैक्यूम यूवी, उसके लिए लगाते हैं हम फ्लोराइड का, फ्लोराइड प्रिज्म। क्या लगाते हैं? क्या हो गया इसको? हाँ ठीक है, फ्लोराइड प्रिज्म लगाते हैं, ये एफ है। ठीक है, तो ये फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड का मतलब रहता है ये कैल्शियम फ्लोराइड का बना हुआ रहता है। कैल्शियम फ्लोराइड को बोलते हैं हम फ्लोराइड। ये वैक्यूम अल्ट्रावायलेट के लगाते हैं। इसके लिए तो गिलास हो गया। अब आईआर के लिए, आईआर का अगर प्रिज्म हो, आईआर रेडिएशंस के लिए जो प्रिज्म हमें इस्तेमाल करना है, वो प्रिज्म हम ना तो कॉर्ड्स का लगा सकते हैं ना ही गिलास का। आप ले सकते हैं वो NaCl का,
क्योंकि ये जो है ना गिलास, सिलिका वगैरह, ये इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब अलबत्ता आप इसका NaCl का या पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रिज्म ले सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का ले सकते हैं। इस तरह से आप सीशियम ब्रोमाइड का प्रिज्म भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में मिक्सड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स रहते हैं, मिक्सड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जिनको हम कहते हैं KRS5। अब ये KRS5 है क्या? ये एक्चुअली है थेलियम ब्रोमाइड, थेलियम आयोडाइड का मिक्सचर, या कोई दूसरा भी हो सकता है, उसमें कुछ दूसरे मटेरियल्स भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ, KRS5 जो है वो ये मिक्सड सॉल्ट्स का मटेरियल रहता है, मिक्सड मटेरियल्स, जैसे थेलियम ब्रोमाइड, थेलियम आयोडाइड का मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं KRS5। क्लियर? तो समझ में आया, ये था प्रिज्म। अब हम लेते हैं ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ग्रेटिंग्स, या मैं बोलूँगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, ठीक है। अब देखो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स क्या है। ये एक प्लेट रहता है, ये गिलास का भी रह सकता है, किसी दूसरे मटेरियल का भी रह सकता है, लेकिन इसकी जो सरफेस है, सरफेस वो एलुमिनियम की रहती है, एलुमिनियम सरफेस, यानी इसकी सरफेस पे एलुमिनियम रहता है, ठीक है। और इस सरफेस पे ऐसे ग्रूव्स रहते हैं, यानी ऐसे लाइंस रहती हैं, नज़दीक नज़दीक लाइंस। ये मैं आपको समझा दूंगा, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक। ग्रूव्स बोलते हैं इनको, या लाइंस बोलते हैं। और ये जो लाइंस है ना, ये कितनी रहती है? ये रहती है 600 to 2000 लाइंस पर mm। 1 मिलीमीटर पे ये इतनी लाइंस रहती है। आपने DVD प्लेयर देखा होगा, सॉरी DVD जो रहती है, DVD CD, वो अगर आपने देखी हुई होगी, यूज़ जो रहती है, यूज़ अक्सर गाड़ियों में लटके हुए रहते हैं, या अगर आपने वो यूज़ की होगी बाद में उसको देखना, वो आपको जब उस पर लाइट पड़ती है ना, तो वो अलग अलग कलर आपको दिखते हैं। उसमें एक्चुअली डिफ्रैक्शन होता है, उसमें भी ऐसी ग्रेटिंग्स रहती है, लाइंस रहती है। ये मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये मान लो ये है सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रूव्स रहते हैं, फ्रिंजेस रहती हैं, यानी जो लाइंस में दिखा रहा हूँ ना आपको, एक्चुअली दीज लाइंस जो है वो इनमें ऊपर नीचे रहता है, नशे व फराज जिसको आप बोलते हैं, इन्हें कहीं पे नीचे तो कहीं पे ऊपर, ऐसे, ठीक। इनको बोलते हैं आप फ्रिंजेस भी बोलते हैं आप इनको, या ग्रूव्स भी बोलते हैं, राइट। इन पे जब लाइट पड़ती है ना, लाइट, तो ये लाइट मान लो यहाँ पे पड़ गई, यहाँ पे एक रे पड़ गई, तो ये यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है लाइट। डिस्पर्स क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके ऊपर पड़ने के बाद में यहाँ पे कुछ वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी ऐसे हो जाता है, यानी कुछ वेव्स एक साथ यहाँ से उठती है, इसके ऊपर पड़ने के बाद में जब निकलती है ना, तो कुछ एक साथ निकलती है, तो कुछ ऐसे निकलती है, आउट ऑफ फेज जिसको बोलते हैं आप, ऐसे। मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। सपोज एक रे, ये रे निकली, इसकी वेव ऐसे जा रही है, दूसरी रे इसके साथ में निकली, उसकी भी वेव ऐसे जा रही है, यानी ये एक साथ जा रहे, यानी इसका ट्रफ और इसका ट्रफ दोनों का मैच हो रहा, क्रस्ट और क्रस्ट मैच हो रहा। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं इन फेज वेव। क्या बोलते हैं? इन फेज वेव। जब वेव्स का क्रस्ट मिल जाए आपस में और उनका ट्रफ मिल जाए, यानी एक साथ में उनका ट्रफ भी बनता है और एक साथ में उनका क्रस्ट भी बनता है, तब इनको बोलते हैं इन फेज वेव्स। और ये करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी टाइप की जो वेव्स हैं, दूसरा जो इंटरेक्शन वो ये है, सपोज एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी वेव ऐसे आ रही है इसी के साथ, लेकिन जब इसका ट्रफ बनता तब इसका क्रस्ट, जब इसका क्रस्ट बनता तब इसका ट्रफ। तो मैं बोलूँगा कि दीज टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। मैं समझा देता हूँ आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। देखो एक वेव ऐसे आ गई, दूसरी भी ऐसे आ गई,
तो ये दोनों एक ही तरफ जाने वाले हैं, दोनों की वेव्स मैच हो रही है, राइट। तो इनमें दोस्ती अच्छी हो जाएगी, और दोस्ती पक्की हो गई तो इनके इरादे भी बुलंद होंगे, राइट। ऐसे इनकी जो वेव है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। दूसरी जो वेव्स आ रही हैं दूसरी टाइप का, वो ऐसे बन रही है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक बोल रहा है कि हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरा बोल रहा नहीं लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे झगड़े हैं इनका जो नेट रिज़ल्ट होगा वो इस तरह होगा, ये वेव जो है छोटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से ये वेव्स जो ये अलग अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्शन। अगर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास में डीवीडीज़ रहते हैं या सीडीज़ जो रहते हैं, सीडी जो गोल गोल सीडी रहती है, जो सीडी प्लेयर में चलाते हैं, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो ऐसे कलर्ड निकलती है वापस। क्यों कलर्ड निकलती है? क्योंकि उसमें भी इस तरह का डिस्पर्शन होता है, उसमें भी इस तरह की ग्रूव्स होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स। एक्चुअली इसमें इस तरह इसे ऊपर नीचे लाइंस रहती है, इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट अलग अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। और याद रखना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो डिस्पर्शन पावर रहता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रिज्म। इतना याद रखना, यहाँ पे हम ज़्यादा सेपरेट कर सकते हैं लाइट्स को और नैरो बैंड्स हमें मिल जाती है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात याद रखना, इसकी जो ये सरफेस है ना जिस पे ग्रूव्स बनते हैं, ये फ्रेश एलुमिनियम की रहती और ये चमकने वाली होनी चाहिए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको आप बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग बट ग्रूव्ड सरफेस, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? और एक बात क्या बताई मैंने कि इनका जो रिजॉल्विंग पावर है, यानी ये ज़्यादा अलग अलग कर सकते हैं वेवलेंथ्स को एज़ कम्पेयर टू अपना प्रिज्म, ठीक। इतना समझ में आया? ये तो हो गई एक बात। लेकिन जो मोनोक्रोमेटर्स रहते हैं ना, जनरली मोनोक्रोमेटर्स में हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज़ें मतलब उसमें पहले प्रिज्म रहता है, उसके बाद में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रहती है। समझ में आया? यानी प्रिज्म रहता है, प्रिज्म से जो लाइट निकलती है उस लाइट को हम उसके बाद में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे डालते हैं, राइट। समझ में आया ना? दोनों चीज़ें फिट रहती है उसमें मोनोक्रोमेटर में। क्लियर? तो ये समझ में आया ना, यानी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और उस केस में जहाँ पे ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, ये जो पहले हम प्रिज्म रखते हैं उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको बोलते हैं हम प्री प्रिज्म। क्या बोलूँगा मैं? प्री प्रिज्म, या बोलूँगा मैं इसको फोर प्रिज्म। तो फोर प्रिज्म क्या है? वो प्रिज्म जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पहले रखा जाता है ताकि आधा रेजोल्यूशन यहाँ से मिल जाए, बाकी का यहाँ से, ठीक है। और याद रखना इसका रिजॉल्विंग पावर इससे ज़्यादा रहता है, ठीक। तो आई होप ये जो मोनोक्रोमेटर्स हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।